Hello everyone, this is UPSC Polity Main Series. So today we are going to cover a new topic that is known as due process of law and procedure established by law. ये आता है आर्टिकल 21 का, ठीक है। तो ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस में जो फंडामेंटल राइट है उसके अंडर आर्टिकल 21 उसके अंदर ये पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो मेंस एक्चुअली क्या होता है, लफड़ा, जहाँ पे इश्यूज़ आएंगे वहाँ यूपीएससी क्वेश्चंस पूछेगी एंड मेंस उसी का नाम है, ठीक है। सो सबसे पहले हम समझते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होते हैं एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ क्या होता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मेंशन इन, कहाँ मेंशन है, मैग्ना कार्टा, कौन से क्लॉज में, 39 क्लॉज में ये मेंशन है। तो ये आप एज एन वैल्यू एडिशन यूज़ कर सकते हैं, बट अपहेल्ड इन यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से उठाया गया है, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बगैर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के कोई भी पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, ठीक है। नो पर्सन, कोई भी पर्सन अपनी लाइफ से डिप्राइव नहीं हो सकता, ना ही लिबर्टी से हो सकता, ना ही प्रॉपर्टी से होता है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो आपको लर्न क्या करना है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, ये मैग्ना कार्टा में मेंशन है, कौन से क्लॉज में, 39 में, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। वैलिडिटी एग्जामिन बाय प्रोसीजर एंड सब्सटैंटिव कैरेक्टर, इसमें दो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इसमें कोर्ट प्रोसीजर मतलब क्या सही तरीका है वगैरह चेक करती है, और दूसरा चेक करती है सब्सटैंटिव कैरेक्टर चेक करती है, मतलब कि क्या कंटेंट का मतलब लॉ का कंटेंट और मकसद रीज़नेबल है या नहीं। तो सब्सटैंटिव कैरेक्टर मतलब लॉ का कंटेंट या मकसद रीज़नेबल है या नहीं। तो ये दो चीज़ एग्जामिन कौन करती है, कोर्ट एग्जामिन करती है। जुडिशरी पावर टू डिटरमाइन प्रोसीजर एंड इंटेंशन, यहाँ जुडिशरी को ये भी देखने का हक है कि लेजिस्लेचर ने ये लॉ किस इंटेंशन से बनाया है। अगर इंटेंशन आर्बिट्रेरी हुई तो वो लॉ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सेफगार्ड सिटीजन फ्रॉम बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन, तो ये दोनों से ही सेफगार्ड करती है। जैसे एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे आपको पुलिस वगैरह, और लेजिस्लेटिव में आ जाएगा पार्लियामेंट जो कानून बनाती है। सो ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होती है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको कहाँ मेंशन है, मैग्ना कार्टा में, कौन से क्लॉज में, 39 और यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, कोर्ट जो होती है वो प्रोसीजर को एग्जामिन करती है, और सब्सटैंटिव कैरेक्टर मतलब आपको कि क्या ये खुद में आपको इसका मकसद रीज़नेबल है या नहीं। जुडिशरी को इतनी पावर दी गई है कि वो प्रोसीजर भी देखे और इंटेंशन भी जाने लेजिस्लेचरों के, एंड सेफ गार्ड करती है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों के आर्बिट्रेरीनेस से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मतलब होता है कि जो लॉ में प्रोसीजर दिया गया है, अब वो फेयर है अनफेयर है इसकी कोई बात ही नहीं की गई है। कानून में जो प्रोसीजर दी गए हैं, फॉर एग्जांपल आपको नाले से पानी नदी से पानी निकालना है, अब प्रोसीजर दी गई है लेकिन वो पानी निकालने सही है गलत है ये मेंशन नहीं है, दैट्स कम अंडर द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ये चीज़ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट की मर्जी के आगे कोर्ट नहीं बोल सकती। ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हुआ। नेक्स्ट, कंसर्निंग ओनली फेयर एंड जस्ट नॉट आर्बिट्रेरी, ये क्या देखती है, फेयर एंड जस्ट देखती है लेकिन आर्बिट्रेरी पर काम नहीं करती। इसका मतलब है कि प्रोसीजर की टेक्निकलिटी चेक होती है, उसकी फेयरनेस चेक नहीं होती है, ठीक है। तुम इस प्रोसीजर से जा रहे हो, चलो तुम सही जा रहे हो, अब तुम सही जा रहे हो, लेकिन ये तरीका सही है नहीं, फेयर है कि नहीं किसी दूसरे के लिए, रीज़नेबल है कि नहीं, ये चेक ही नहीं होता है। और जुडिशरी रोल इसका क्या होता है, जुडिशरी रोल इसका बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। जुडिशरी का रोल बहुत छोटा है, बस ये देखना है कि लॉ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर ने बनाया है या नहीं, बस इससे ज़्यादा सही गलत का फैसला जुडिशरी इसमें कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है सेफ गार्ड सिटीजन राइट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन लेजिस्लेशन, मतलब यहाँ सिर्फ एग्जीक्यूटिव मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है लाइक पुलिस वगैरह की मनमानी के एक्शन से सिर्फ बचाती है, लेकिन जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है वो सही या गलत है उससे नहीं बचाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाती हूँ, जैसे अगर पुलिस किसी को बिना वारंट के पकड़ लेती है
तो इसको कहेंगे एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस। तो कोर्ट इंटरवीन करेगा, कोर्ट उस पर घुसेगा और बोलेगा कैसे कैसे कर लिया, क्यों कर लिया। लेकिन अगर यही पार्लियामेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना लिया और उसमें प्रोसीजर लिख दिया, ठीक है, कि अच्छा ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा, तुम्हें पहले रोक दिया जाएगा, चाहे वो लोग कितना भी ड्रैकोनियन हो, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। तो इसे क्या कहा गया है, इसे कहा गया है कि ये सेफ गार्ड करती है सिटीजन को सिर्फ एग्जीक्यूटिव से आर्बिट्रेरी एक्शन से नहीं। अब आते हैं रीज़न बिहाइंड रिमूविंग द टर्म ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्या वो वजह था जिसकी वजह से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हमारे इंडिया फॉलो क्या करता था, वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं, क्यों, वजह क्या है। ठीक है, यूपीएससी यही पूछती है, जहाँ पे लफड़ा है ना, जहाँ कोर्ट, यहाँ पे लफड़ा किसके बीच में, गवर्नमेंट एंड कोर्ट के बीच में लफड़ा है। एक जगह कोर्ट का रोल बहुत ही लिमिटेड है और एक जगह कोर्ट का रोल जो है आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर है। तो अब आते हैं रीज़न क्या, पहला रीज़न देखते हैं, बिकॉज ड्यू प्रोसेस इज वुड ऑब्स्ट्रैक्ट द पॉजिटिव एंड सोशल लेजिस्लेशन। अगर ड्यू प्रोसेस होता तो जो ज़मींदारी ऑबिलिशन हुई या लैंड रिफॉर्म आया, ठीक है, या जो रिजर्वेशन जैसे सोशलिस्ट वेलफेयर लॉ आती है, कोर्ट उसमें स्ट्राइक कर देती कि नहीं ये ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो क्योंकि ये किसी की प्रॉपर्टी और लिबर्टी को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, जो पार्लियामेंट है वो पूरी समाज का देख रही है। अब कोई इंडिविजुअल जाता है और बोलता है कि मेरा ये हो रहा, मेरा राइट वायलेट हो रहा है, तो कोर्ट इस इंडिविजुअल के पक्ष में फैसला सुना के पूरी समाज की लंका लगा सकता था। इस वजह से क्या किया गया कि पॉजिटिव और सोशल लेजिस्लेशन, मतलब किसी बैकवर्ड को रिजर्वेशन देकर ऊपर उठाना या किसी ज़मींदारी सिस्टम हटा के उनसे ज़मीन लेके गरीबों में बांटना या लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें लाकर हमने क्या किया कि समाज के लिए बेहतर काम किया। इस वजह से हमने कोर्ट को बहुत ही लिमिट पावर दिया कि आप मत घुसे, क्योंकि आप अगर घुसेंगे तो आप ऑब्स्ट्रैक्ट कर देंगे पॉजिटिव सोशल लेजिस्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इम्प्लिसिट जुडिशियल रिव्यू वाज अनडेमोक्रेटिक एंड बर्डनसम ऑन जुडिशरी। दूसरा रीज़न ये था कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की वजह से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन, जैसे हम अपने नेता को चुनते हैं तो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, तो वो कौन है, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। और जज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो अगर नॉमिनेटेड जज को ज़्यादा पावर दी जाए तो वो क्या होगा, वो अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा। और वो कहीं ना कहीं अगर हर लॉ जुडिशरी रिव्यू करेगी और हर कानून को अगर जुडिशरी रिव्यू करने लगी तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट पर क्या आ जाएगा, बर्डनसम, क्या आ जाएगा, बहुत ही बोझ पड़ जाएगा। सो दिस इम्प्लिसिट द जुडिशियल रिव्यू वाज अनडेमोक्रेटिक एंड बर्डनसम ऑन जुडिशरी। तीसरा क्या है रीज़न, communal violence continue if due process of law limit legislative discretion and anarchy बन जाएगा। अब देखो एक क्या है, अगर ड्यू प्रोसेस होता तो लेजिस्लेशन की डिस्क्रिशन, जो हमारे लेजिस्लेशन है इनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे जिनकी फ्रीडम है वो काफ़ी लिमिट हो जाती। हर सोशल रिफॉर्म के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती, जो भी सोशल सामाजिक रिफॉर्म हम लाते हैं उसके लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती, जिससे गवर्नेंस में क्या आ जाती, अनार्की आ जाती। अनार्की का मतलब होता है व्यवस्था में भंग हो जाता। ये सारी चीज़, ये चीज़ किसने बोला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन गोविंद बल्लभ पंत ने ये बात बोला था। ठीक है, तो इस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर एस्टैब्लिशमेंट में कहाँ से आया, ब्रिटिश कोर्ट ने दिया। ठीक है, कंसर्न क्या करता है, आर्बिट्रेरी को नहीं करता है, आर्बिट्रेरी हो सकती है, रोल जुडिशरी की लिमिटेड है, सेफ गार्ड सिटीजन को सेफ गार्ड तो बचाता है लेकिन सिर्फ एग्जीक्यूटिव के आर्बिट्रेरी से, लेजिस्लेटिव से नहीं। रीज़न क्या है इसको हटाने का, सबसे पहला रीज़न है कि ये ऑब्स्ट्रैक्ट कर देता पॉजिटिव सोशल लेजिस्लेशन को। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू को अगर ज़्यादा पावर दे देंगे तो ये अनडेमोक्रेटिक हो जाएगा, जुडिशरी पर बर्डन भी हो जाएगी। ठीक है, कम्युनल वायलेंस भी बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव डिस्क्रिशनरी को हम रोक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अनार्की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, ये किसने कहा था, गोविंद वल्लभ पंत ने कहा था, ये वैल्यू एडिशन भी यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं अभी के टाइम में क्या है कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या हो गया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ प्लस प्रोसीजर में फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और आर्बिट्रेरी मनमानी नहीं होनी चाहिए।
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इक्वल टू प्रोसीजर, ठीक है, जो कानून ने प्रोसीजर बनाया उसके तहत चाहिए, और प्रोसीजर जो है वो कम से कम फेयर, जस्ट और आर्बिट्रेरी तो नहीं होनी चाहिए, फेयर जस्ट होनी चाहिए। अब आते कुछ ऐसे जुडिशरी एंड प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ पे, कुछ ऐसे केसेस जिसको हम खुल के बात करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट ये कि हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सिर्फ बोला गया था प्रोसीजर फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल, ये मेंशन ही नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये सारी चीज़ ऐड कर दी थी, ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले आता है ए के गोपालन केस वर्सेस महाराष्ट्र। गोपालन जो थे इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में पकड़ लिया गया था, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बोले कि ऐसे कैसे, ठीक है, ये तो मेरे आर्टिकल ये तो आप गलत कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस टाइम क्या था, गोपालन केस में आर्टिकल 21 को ना नैरो इंटरप्रिटेशन कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? नैरो इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय नॉट द सेम कॉन्सेप्ट, दोनों सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ मीन प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय लॉ ऑफ ए स्टेट। इन्होंने कहा एक गोपालन केस में ये बोला कि आर्टिकल 21 में जो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है वो ड्यू प्रोसीजर सेम तो है नहीं। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि वो प्रोसीजर जो भी कानून में लिखा हुआ है वो फॉलो करना है, चाहे वो अनफेयर क्यों ना हो। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि तीसरी चीज़ ये हुआ कि गोपालन को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया, ठीक है। और लॉ में प्रोसीजर तक की लॉ में प्रोसीजर था कि गवर्नमेंट क्या है, डिटेन कर सकती है। कानून में प्रोसीजर था कि गवर्नमेंट डिटेन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वैलिड है क्योंकि प्रोसीजर तो फॉलो हुआ, चाहे वो अनफेयर हो, जस्ट है, ये मत देखो, कम से कम प्रोसीजर तो फॉलो हुआ, तुम्हें डिटेन किया गया, ये कानून में लिखा गया था। बस ये एक गोपालन केस में ये चीज़ मेंशन हो गई थी। एक गोपालन केस कब आया था? 1950 की बात है ये। अब आते हैं नेक्स्ट मेनका गांधी। मेनका गांधी केस हुआ था 78 में, 1978 में, 1978 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस को ओवर रूल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोपालन केस को क्या कर दिया था? ओवर रूल कर दिया था। उसने आर्टिकल 21 को एक्सटेंड कर दिया। इन्होंने वाइडर इंटरप्रिटेशन दिया आर्टिकल 21 का। इन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट क्या करता है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये दोनों चीज़ को प्रोटेक्ट करता है। एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी हमें बचाता है और लेजिस्लेटिव एक्शन से भी हमें बचाता है। तो ड्यू प्रोसेस इज एज ए इंटीग्रल पार्ट। क्या है ड्यू प्रोसेस? क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का इंटीग्रल पार्ट है। इन्होंने ये बात कही। इन्होंने कहा कि प्रोसीजर इतना फेयर होना चाहिए कि वो आर्बिट्रेरी नहीं लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना रीज़न के सीज कर लिया गया था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर तो लॉ में लिखा है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है, लेकिन वो फेयर नहीं है क्योंकि रीज़न ही नहीं बता रहे तुम कि उनका पासपोर्ट क्यों जब्त कर लिया गया। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस लाइन में हमें याद क्या करना है कि मेनका गांधी का केस आया था, उसने गोपालन केस को ओवररूल कर दिया था। 21 आर्टिकल को वाइड इंटरप्रिटेशन दिया था। उसमें बोला कि नहीं, आर्टिकल 21 जो हमारी राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दोनों को प्रोटेक्ट करेगी और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी दोनों से बचाएगी, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को कहीं ना कहीं धीरे से प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के अंदर घुसा दिया गया। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है वो देखते हैं। प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि अ पर्सन डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली व्हेन, ठीक है, आज के टाइम में किसी की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी तभी छीनी जा सकती है, डिप्राइव मतलब छीन लेना, ठीक है, तभी छीनी जा सकती है अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो तो। जैसे मस्ट बी वैलिड लॉ, मतलब कानून बनाने की कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी होनी चाहिए, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए कम से कम, वो सारी चीज़ तो होनी चाहिए। फिर से बता रही हूँ, कानून बनाने की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होनी चाहिए और वो चीज़ स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में तो मेंशन होनी चाहिए। दूसरा, लॉ मस्ट प्रोवाइड अ प्रोसीजर, कानून के अंदर एक क्लियर कट प्रोसेस लिखी होनी चाहिए, जैसे नोटिस देना,
अपील ऑप्शन देना, उनको रीज़न बताना, ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए। प्रोसीजर मस्ट बी फेयर भी होना चाहिए, जस्ट भी होना चाहिए और रीज़नेबल। ये प्रोसीजर सिर्फ टेक्निकल ना हो बल्कि उसका एक नेचुरल जस्टिस भी हो, सुनवाई हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो आज के टाइम में क्या है, अगर याद क्या करना है आपको कि किसी की डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तभी होगी जब कोई कानून वैलिड हो, ठीक है, प्रोसीजर प्रॉपर लिखा हो और प्रोसीजर जो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो, ठीक है। आप एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल ये है कि सेक्शन 66A, ठीक है, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इसका मतलब क्या था, सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट जो थी वो रिलेटेड था आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2001 के सेक्शन में जो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस है वो क्राइम, मतलब उस क्राइम को ये डील करता है। तो मोटा मोटी बात ये कह रहा है कि सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्राइक कर दिया था क्योंकि इसमें प्रोसीजर था पर क्या था, अनरीजनेबल। प्रोसीजर तो था बट अनरीजनेबल था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया। तो उसी तरीके से राइट टू प्राइवेसी की बात पुट्टास्वामी केस में भी है, ठीक है। सो ये सारी ओवरऑल चीज़ हमने देख ली। सो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट वीडियो।